स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन के सेकंड पार्ट में। तो चलिए सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट आर्टिकल है उसे डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके बारे में है। तो इसका जो हेडिंग है वो बताता है कि जैसे इन्फेंट एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जिसको जो कि अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत ही नाजुक कंडीशन में है, तो उसको केयर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसी तरह जो इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसको भी केयर की ज़रूरत है। अभी वो नाजुक दौर से गुजर रही है, मतलब कि वो इतनी डेवलप नहीं हुई कि लोग उनके फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। लोगों के मोबाइल्स में उनकी जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक। आप तकरीबन देखोगे हर एक के मोबाइल फ़ोन में ये दो ऐप्स हैं ही हैं, ओके। तो अभी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो इनको कम्पीट कर सकती है आने वाले समय में, तो उनको भी आगे बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, उनकी केयर करने की ज़रूरत है। तो इसी के ऊपर सारा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी इंडिया ने रिसेंटली टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया था, और भी बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स थी जिसके ऊपर हमने बैन लगाया, और हमने रीज़न ये दिया कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब कि जो चाइनीज़ ऐप्स हमारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती हैं, उस चाइनीज़ ऐप्स के थ्रू जो चाइना की सरकार है वो हमारी जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, ठीक है, उसको इंटरवीन करती है, ठीक है, उसके अंदर जो दखल अंदाजी करती है, हमारे जो सीक्रेट डाटाज हैं उनको जो है चोरी करके विजिट करती है, व्यू करती है। तो ये रीज़न था कि हमने चाइनीज़ ऐप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया में। लेकिन एक्चुअल में रीज़न था कि जो चाइनीज़ मिलिट्री का इन्वेजन था जो लद्दाख में वो कर रहे थे, जैसे गलवान वैली का इशू हुआ, उसके बाद लद्दाख में इशू हुआ, ठीक है, और भी काफ़ी एरियाज़ में जहाँ पर जो पहले से जो .0 मानी गई थी उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, और चाइना और आगे आ गया 3 से 4 किलोमीटर जो पहले से टेरिटरी थी, ठीक है, उससे आगे, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि गलवान वैली सारी की सारी उसी की है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमने पनिश करना था चाइनीज़ मिलिट्री को, ठीक है, उनको जवाब देना था। हमने जवाब बाय वेपन नहीं दिया, बजाय बाय एक्शन दिया कि हमने जो उनके सॉफ्टवेयर थे, ऐप्स थी, उनको बैन कर दिया। तो अभी क्या चल रहा है? अभी यही सेम सिचुएशन यूएस में भी चल रही है, ठीक है। वो भी बोल रहे हैं कि यूएस में जो टिकटॉक है उसको बैन कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो और चाइनीज़ ऐप्स हैं जैसे वी चैट है, ठीक है, इसको भी बैन कर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जो था वो परचेज करने की बात कर रहा है कि वो टिकटॉक को परचेज करेगा, ठीक है। $5 बिलियन के आसपास उसकी वैल्यू उसने लगाई है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अभी जो यूएस में भी यही सिचुएशन बनी है कि वो बैन कर सकते हैं। तो अगर टिकटॉक यूएस में भी बैन होगा तो नेचुरली वो अपने आप को बेच देगा। जो उधर के जो इंटरनेट के गिगांट है, ठीक है, बड़े जो इंडस्ट्रियल प्लेयर हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं यूएस में, जैसे फेसबुक है, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर बात की गई है कि अगर वो खरीद लेते हैं टिकटॉक को, ठीक है, या फिर और जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको खरीद लेते हैं, तो फिर क्या होगा इनडायरेक्टली, ठीक है, जो टिकटॉक है, ठीक है, अगर वो खरीदा जाता है तो वापस दोबारा इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। अब जो उसके माँ बाप हैं वो चाइनीज नहीं होंगे, अब माँ बाप कौन होंगे उसके? जो यूएस के जो मेजर प्लेयर हैं वो हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब टिकटॉक फिर दोबारा इंडिया में जो है आ सकता है, अगर जो यूएस के ग्लोबल गैंट हैं, ठीक है, जो इंटरनेट के जो महारथी हैं, वो अगर टिकटॉक को खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारी जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज है, जो एप्स की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अगर कोई हमने एक अलग से कोई ऐप निकाली है जो कि टिकटॉक को कम्पीट कर सके, ठीक है, जहाँ फेसबुक को कम्पीट कर सके, जहाँ व्हाट्सएप को कम्पीट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक अगर बैन है तो उसकी रिप्लेसमेंट आसानी से हो सकती है, कोई इंडियन ऐप कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर टिकटॉक दोबारा से आ गया तो वो जो नई जनरेशन, नया ऐप डेवलप हो रहा था, फॉर एग्जांपल मित्रों ऐप की बात की जाती है, चिंगारी ऐप की बात की जाती है, ठीक है, जो कहा जाता है कि एक तरह की रिप्लेसमेंट है टिकटॉक की, ठीक है। तो अगर टिकटॉक दोबारा आ गया तो जो बच्चे हैं अभी, ठीक है, नाजुक बच्चों की जैसी कंडीशन है, जिनकी केयर करने की ज़रूरत है, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो फिर दबदबा शुरू हो जाएगा टिकटॉक का, ठीक है। पहले बाप चाइनीज़ था, अब अमेरिकन हो गया। सो आगे यहाँ पर यही बात बोली गई है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हमें देखकर चलना होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ कुछ ही बंदों की मोनोपोली जो है हम चलने दें इस इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला युग
ठीक है। हालांकि अब भी जो है बहुत ही बड़े मात्रा में इंटरनेट ही यूज़ हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस होगी इंटरनेट की, ठीक है, और ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये राइज होगा, ठीक है। जैसे ऑनलाइन स्टडीज शुरू होने जा रही हैं, आने वाले समय में इसको एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मिलने वाला है। तो ऐसा बात बोली जा रही है कि जो 3-4 कंपनीज हैं उन्हीं का मोनोपोली ना कहीं होकर रह जाए, ठीक है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। सो मोनोपोली का मतलब होता है जैसे कुछ गिने चुने जो प्रोड्यूसर हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है, इसके अलावा फेसबुक है, जिनकी दादागिरी चलती है इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, ठीक है। तो मोनोपोली बोलते हैं कुछ ही बंदों की जो है मिली भुगत से जो है एक ही प्रोफेशन में जो काम कर रहे हों और तीसरे बंदे को वो एंटर ना होने दे, ठीक है। सो इस तरह की सिचुएशन को मोनोपोली की सिचुएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कार्स की बात करें इंडिया में तो गिनी चुनी कंपनीज हैं, उन्हीं की मोनोपोली चलती है, ठीक है। अगर आपने टाटा की कार नहीं खरीदनी तो टोयोटा की खरीद लेते हो, टोयोटा की नहीं खरीदनी तो होंडा की खरीद लेते हो, ठीक है। तो गिनी चुनी कंपनीज हैं, ठीक है। और इन कॉम्पिटिशन में अगर कोई नया प्लेयर आता है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री जो मोनोपोली है उसके बारे में, ठीक है। तो मोनोपोली में ये जितने भी ग्लोबल गिगांट्स हैं यही चाहते हैं कि इनका मार्केट शेयर हाई से हाई रहे, ठीक है। जितनी भी ये इनकम कमाए ये खुद कमाए, ठीक है। दूसरा कोई आता है तो उसको मोस्टली ये क्या करते हैं, उनको एक तरह की ये पेशकश कर देते हैं कि आप कितने पैसे लोगे, आप अपनी कंपनी जो है हमें बेच दो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं अगर दूं, ठीक है, व्हाट्सएप था, ठीक है, व्हाट्सएप भी जो फेसबुक ने खरीद लिया, इंस्टाग्राम जो था वो भी जो अभी जो फेसबुक है उसी के पास है। इसके अलावा फेसबुक को भी ऑफर थी गूगल से, गूगल कहता था कि मैं आपको $100 बिलियन दूंगा, आप मुझे अपने आप को बेच दो। लेकिन फेसबुक का जो फाउंडर था मार्क जकरबर्ग, उसने ये स्टेप नहीं लिया, उसने डिसीजन लिया कि मैं अपनी कंपनी को खुद रन करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो वो सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। सो आगे बात की गई है कि कुछ कंट्रीज में जो मोनोपोली है, ठीक है, उनको डिफाइन किया जाता है कि एज ए हाई मार्केट, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जिसने मार्केट बना ली, ठीक है, उसी को बोलेंगे कि उसी कंपनी की मोनोपोली चल रही है, ठीक है। अभी अगर इंडिया में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है, उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है पूरे इंडिया में, क्योंकि उनकी मार्केट ज्यादा, जितने भी फोन्स आते हैं मोबाइल फोन्स, तो चाइनीज मोबाइल्स की जो है ज्यादा मोनोपोली अभी बन चुकी है, ठीक है। तो इंडिया का कोई बना हुआ मोबाइल फोन वैसे तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल हो भी जाए तो वो जो है वो अपना हाई मार्केट शेयर नहीं बना पाता। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग मुल्कों की बात की गई है जहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं मोनोपोली को, इस बात के ऊपर जिक्र किया गया है। और साथ में ये भी चीज ध्यान रखी जाती है कि कंज्यूमर्स तो कोई सफर तो नहीं कर रहे, ठीक है। बेशक जो है हाई मार्केट के ऊपर वो कोई भी कंपनी ध्यान रख रही है, लेकिन इससे कोई बुरा इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखी गई है। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर कोई भी कंपनी हाई मार्केट शेयर प्राप्त कर भी लेती है, ठीक है, अपनी एक्सलेंस की वजह से या अपनी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, तो वो एक चीज और ध्यान में रखती है कि अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट तो करती है लेकिन प्राइस में जो है ज्यादा इजाफा नहीं होने देती, ठीक है। तो जिससे क्या होता कि जो अपनी मार्केट है, मार्केट ज्यादा फैल जाती है, तो इस कंडीशन को जो है हम मोनोपोली नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कोई कंपनी लेकर, ठीक है, अपनी जो है एक्सेलेंस की वजह से, तो कंज्यूमर्स को अगर किसी तरह का वो बेनिफिट पहुंचा रही है, ठीक है, उनसे ज्यादा पैसे नहीं ले रही है लेकिन नई टेक्नोलॉजी जरूर प्रोवाइड करवा रही है, तो इस सिचुएशन को हम मोनोपोली नहीं कहेंगे, ठीक है। और ना ही इसको कोई एंटी मोनोपोली एक्शन के केस में हम जो है कंसीडर करेंगे। तो अभी जो इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है, इंटरनेट का जमाना चल रहा है, तो इस जमाने में जरूरत है मोनोपोली की नई डेफिनेशन की, ठीक है, एक नई डेफिनेशन हो, ठीक है। पुरानी डेफिनेशंस मैंने अभी डिस्कस कर दी आपको, लेकिन यहां पर बात की गई है कि इस इंटरनेट के जमाने में एक नई डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे रिसेंटली जो 4 बड़े जो इंटरनेट के प्लेयर हैं, जैसे फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, ओके, तो अभी यूएस के जो लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि जो इन्हीं का डोमिनेंस जो है अमेरिका में चल रहा है, ठीक है, मेजोरिटी तौर पर। आगे यहाँ पर बात की गई है कुछ प्रैक्टिसेस अभी भी जो है ऐसे बड़े प्लेयर्स की ऐसी लगती हैं जैसे मोनोपोलिस्टिक हैं, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना डोमिनेंस बना के चलते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। अपनी मनमर्जी कहने का मतलब कि वैसे तो यहाँ पर बात की जाए तो कंज्यूमर्स का ये ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर हम मोनोपोली की बात करें तो वहां पर ये बात कही जाती है कि मोनोपोली की कंडीशन में अपनी मनमर्जी कुछ कंपनीज करती हैं कि जैसे डाटा का प्राइस बढ़ा दिया, जैसे ये जियो के आने से पहले था। सो जियो के आने से पहले आपने देखा होगा कि अलग अलग जो कंपनी थी, फॉर एग्जांपल एयरटेल है, ठीक है, उसके अलावा आइडिया है,
अपने हिसाब से खुद ही ये प्लान्स लगाते थे, ठीक है, आपका बैलेंस कट कर देते थे और बाद में बोल देते थे कि आपने जो है फलाना फलाना कोई आपने ऐप लगवाई है, ठीक है, जहाँ को रिंग टोन लगवाई जिसकी वजह से आपके पैसे कट हो गए, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशंस थी, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी करती थी, क्योंकि गिनी चुनी कंपनीज थी। अगर कस्टमर एक कंपनी छोड़ेगा दूसरी पे चला जाएगा तो एट द एंड कंपनीज खत्म भी होती थी, ठीक है। तो सभी में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि कुछ प्रैक्टिसेस अभी भी बड़े बड़े प्लेयर्स की ऐसी हैं जहाँ पर वो क्या कर रही हैं, मोस्टली इंटरनेट की एज में क्या कर रही हैं, जो छोटी कंपनीज हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है, और जिनके पास एक कैपेबिलिटी है कि आप आने वाले समय में वो बड़ी कंपनीज को जो है कम्पीट कर सकें। तो क्या करती हैं बड़ी कंपनीज, उन छोटी कंपनीज को पहले खरीद लेती हैं, ठीक है, उनकी पॉकेट्स जो है पैसे से भर देती हैं, ठीक है, और कहती है कि अपने आप को हमें बेच दो। जैसे व्हाट्सएप को खरीदा था फेसबुक ने, ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया ऑफर गया था व्हाट्सएप के पास, तो भी उसने अपनी जो व्हाट्सएप थी वो सेल कर दी। इसके अलावा जैसे वॉलमार्ट ने रिसेंटली फ्लिपकार्ट को परचेज किया है, ठीक है, तो वॉलमार्ट जो है अमेरिका में उसका एक बड़ा तगड़ा होल्ड है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट इंडिया में उसने एक अच्छा नाम बनाया था, अच्छा होल्ड बनाया था। अभी जो फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट के अंडर काम कर रही है। आगे और यहाँ पर बात की गई है कि और भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर जो इंटरनेट गियर्स हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को जो है क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो आज की जो टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली है, ठीक है, वो कल के लिए जो है ऑब्सोलीट बन जाएगी, ठीक है। सो कल के लिए वो ऑब्सोलीट बन जाएगी, मतलब आने वाले समय में उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में फिर नई टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि एक तरह का चैलेंज है, ठीक है। सो स्पेशली सिंस देयर आर नो टैरिफ बैरियर्स ऑन फॉरेन चैलेंजर्स, हालांकि कोई ऐसा टैरिफ बैरियर नहीं है सरकार की तरफ से, तो फिर भी एक तरह का चैलेंज है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगी। तो आने वाली अभी तक भी जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो कॉन्स्टेंटली चेंज होती आई है, ठीक है। तो और नया चैलेंज जो है हर बार कंपनीज को भी फेस करने को मिलता है। कंज्यूमर्स जो है उनकी डिमांड चेंज हो जाती है, उसके हिसाब से उनको भी जो है अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ता जो कि एक अच्छी मार्केट जो वो आने वाले समय में बना सकें। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई ज़माना था कि जब फीचर फ़ोन होते थे, ठीक है, कोई टच फ़ोन का ज़माना नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि टच से भी कोई फ़ोन चलेगा, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो उसका फिर मार्केट शेयर भी कितना ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने किसी से बात करनी है, कॉन्टैक्ट करना है, हमारे दोस्त जो थे हमसे बिछड़ जाते थे, ठीक है, उसके लिए फेसबुक आ गया, ठीक है। हालांकि उससे पहले भी कुछ सॉफ्टवेयर थे जैसे ओरकुट था, ठीक है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन फेसबुक उस ज़माने में आया जब जो था इंटरनेट का दुनिया थोड़ी थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, ठीक है, इंटरनेट के कनेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे थे। तो उस समय में जो फेसबुक आया तो उसने एक नई पहचान बना दी, ठीक है, एक नए प्रोविजंस दिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी में नया चेंज लेकर आया, तो उसने भी एक बड़ा मार्केट शेयर बना दिया। तो हर समय में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में चेंज लाना ही पड़ता है अगर कोई भी कंपनी को आगे लॉन्ग रन जो है चलाना है। और यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी इंटरनेट कंपनीज हैं आज के समय में बहुत ही फैंटास्टिक जो है वैरायटीज प्रोवाइड करवा रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज की हम सब लोगों को, ठीक है। जैसे एंटरटेनमेंट की बात करें, फ्री एंटरटेनमेंट जो है कंज्यूमर्स को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही कम दामों पर जो है फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड हो रही हैं इंटरनेट कंपनीज के द्वारा। लेकिन पहले के जो केसेस थे, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, पहले दाम ज़्यादा होते थे लेकिन जो कंज्यूमर के लिए जो अवेलेबिलिटी होती थी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो बहुत कम होती थी, वैल्यू बहुत कम होती थी। यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो इसको एंटी मोनोपोली बोला गया है कि ये एंटी मोनोपोली इसको हम कह सकते हैं, ये मोनोपोली नहीं है, ठीक है। आगे और बात की गई है जैसे पुराने ज़माने में IBM का बड़ा तगड़ा रोल था कंप्यूटर्स में, ठीक है, कंप्यूटर्स में मार्केट में, ठीक है। जो कोटक के कैमरास थे, ठीक है, उनकी भी एक मोनोपोली थी, ठीक है। लेकिन जो आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी आई, इसने जो पुराने जो प्लेयर्स थे, मेजर प्लेयर्स थे, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो वहीं के वही रह जाएंगे जहाँ पर खड़े हो, और एक दिन वो भी आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम नोकिया को अगर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उसने टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, ठीक है। जैसे जिस प्लेटफॉर्म पर पहले फ़ोन चलते थे उसने उस प्लेटफॉर्म से सीधे शिफ्ट कर दिया विंडोज़ के ऊपर, विंडोज़ फ़ोन के ऊपर। हालांकि बाकी जो कंपनीज थी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे सैमसंग था उसने एंड्रॉयड फ़ोन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन प्लेयर्स थे जैसे माइक्रोमैक्स, उसने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो इन फ़ोन्स की मार्केट जो थी बूम में आ गई,
बहुत हाई लेवल पर बढ़ेगी, लेकिन नोकिया के फ़ोन जो थे धीरे धीरे उनकी बिक्री कम हुई, मार्केट शेयर कम हुआ और एक टाइम आ गया कि ख़त्म हो गया। ओके, आगे और भी जो एनालिसिस यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो प्रो बिजनेस जर्नल्स हैं जैसे कि द फाइनेंशियल टाइम्स एंड द इकोनॉमिस्ट। ओके, अभी ये जो द इकोनॉमिस्ट है ना, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि ये कोई यूके का जर्नल है, ठीक है। तो पहले जर्नल था, अब इसका जो है न्यूज़ एजेंसी बन गई है और इनका भी जो है इसी नाम से चैनल है, द इकोनॉमिस्ट। ओके, तो कृपया मुझे सुजेस्ट करें, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे चैनल के नाम में थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो आपके हिसाब से क्या एडिटिंग हो, क्या नया नाम हो। वैसे तो मैं इकोनॉमिस्ट वर्ड रखना चाहता हूँ साथ में, इसमें और मैं क्या एडिशन करूँ, तो इसके बारे में कृपया आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं द फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट में, ठीक है, तो वे भी जो है इंटरनेट गेम्स के ऊपर जो है बात कर रहे हैं कि अभी आने वाले समय में, ठीक है, इनको जो है कर्ब करने की ज़रूरत है, ठीक है। द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड ए कम्प्लीटली न्यू सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, द नेटवर्क इफेक्ट। सो एक नई तरह की मोनोपोली पावर आ गई है जो कि इंटरनेट की दुनिया में प्रोवाइड हो गई है, तो उसको नाम दिया गया है द नेटवर्क इफेक्ट। ओके, देखो पहले ज़माने में होता था जो क्रूड ऑयल हमें मिलता था, ठीक है, जहाँ जिससे हम रिफाइनरीज के थ्रू पेट्रोल डीजल निकालते थे, हम तब कहते थे कि ऑयल इफेक्ट है, ठीक है। ऑयल के हिसाब से दुनिया चलती थी, ऑयल के हिसाब से इकोनॉमी में डॉलर या रुपया गिरता था, बढ़ता था। वैसे अभी जो ज़माना आ गया है वो नेटवर्क इफेक्ट का आ गया, मतलब डाटा का जो ज़माना है वो आ गया है। तो यहाँ पर आगे बात की गई है, तो ये जो नेटवर्क इफेक्ट है, तो इससे क्या होगा, जो अर्ली मूवर्स हैं, ठीक है, तो अर्ली मूवर्स जो है उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूजर्स अपने बना सकते हैं, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल रेट पे, ठीक है। सो उससे सिर्फ यही नहीं कि जो उनकी क्वालिटी है वो सुपीरियर हो, ठीक है, एक्सेलेंस हो, बट सिंपली बिकॉज नेटवर्क ग्रोथ इज सेल्फ रीइंफोर्सिंग। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिक रीजन जो है वो है जो नेटवर्क ग्रोथ है। आने वाले समय में जो नेटवर्क इफेक्ट है बहुत ही बड़े पैमाने पर ये इम्पैक्ट करेगा। नेटवर्किंग की ग्रोथ बहुत हाई लेवल पर जो है आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि दिस क्विकली क्रिएट्स ए फ्यू गिगांट्स with massive purchasing power who can buy out potential rivals or threaten them with a deadly price war। So ऐसा होगा, जो बड़े गिगांट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि छोटे वाले जो राइवल्स हैं जो उनको compete करने में मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में चिंगारी ऐप और मित्रो ऐप आई थी टिकटॉक को राइवल करने में, ठीक है, तो उनको जो है जो बड़े वाले खिलाड़ी जो हैं वो खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर एक प्राइस वॉर में डाल देंगे। सो प्राइस वॉर मतलब कि जो बड़े प्लेयर है वो इतना सस्ता अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, इतनी सस्ती है जो फैसिलिटीज रख देंगे, एडवर्टाइजमेंट रख देंगे कि जो छोटे वाला है वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, ठीक है। तो जैसे जियो ने किया था, इतना सस्ता डाटा रख दिया कि जो बाकी की कंपनीज थी उनकी धज्जियां उठ गई, ठीक है। और ये नौबत आ गई कि अलग अलग कंपनीज को जो कि जॉइंट होकर जो इकट्ठे काम करना पड़ा। तो एग्जांपल आपके सामने ही है, जैसे वोडा आइडिया जॉइंट होकर काम कर रही है, ठीक है, अभी उनकी भी हालत बहुत पतली है। एयरटेल की हालत भी पतली हो चुकी है। जियो जो है आने वाले समय में बूम में चल रहा है, तो आने वाले समय में लग भी रहा है कि ये जो और राइवल्स इस कैटेगरी में आएंगे तो उनको ये मौका नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये आर्टिकल में ये डिस्कशन इसके बारे में की गई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो अभी जो बात यहाँ पर डिस्कस की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया को जो भी उनकी इन्फेंट इंडस्ट्री है, जो कि अभी छोटे बच्चे के पैमाने पर काम कर रही है, जिनको केयर की ज़रूरत है, अगर केयर करेंगे तभी वो ग्रो कर पाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पर बात बोली गई है कि 5 से 10 साल तक जो है इन कंपनीज को जो है इनेबल करना चाहिए, ठीक है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं चिंगारी या मित्रो ऐप की ही एग्जांपल लेके चलूँ, तो इनको एक रास्ता प्रोवाइड करना चाहिए कि बाहर से जो भी कंपनीज है उनको एंटर अभी ना करने दें, ठीक है। तो ये जो हमारी कंपनीज है घर की, ये पहले बढ़े 5 से 10 साल तक, इन्हीं को जो है अपनी मार्केट में डेवलप होने दे, अपनी इंडिया की मार्केट में, ठीक है। अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये जो अर्ली मूवर्स हैं आगे जाके बड़े बन जाते हैं, तो अपना एक नेटवर्क इफेक्ट बनाएंगे आने वाले समय में, ठीक है, अपना एक मार्केट शेयर बनाएंगे, ठीक है, अपना एक डाटा अवेलेबिलिटी का एक दायरा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, इसको हम तब लिफ्ट करेंगे जब हमें लगता है कि ये जो अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। आने वाले समय में अगर बाहर से कोई कंपनी, ठीक है, सपोज करो इंडिया अलाउ करता है कि 5 से 10 साल बाद टिकटॉक को अलाउ करता है कि इंडिया में एंटर हो, तो 5 से 10 साल बाद जो टिकटॉक को जो हमारी कंपनीज हैं उनको टक्कर देने के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है हम हमारी जो इन्फेंट इंडस्ट्री है इसको संभालने की बात ऑथर कर रहे हैं।
आगे यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है, जैसे यूएस है, जर्मनी है, और भी इसके जैसे और भी काफ़ी मुल्क थे जिन्होंने अपनी जो इन्फेंट इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्शन दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ता जो कि वो ब्रिटेन है जितनी प्रोडक्शन वो करता है अलग अलग सेक्टर्स में, उस समय की बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की, तो उसको वो कम्पीट कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यूएस और जर्मनी ने अपनी जो इंडस्ट्रीज थी गुड्स एंड सर्विसेज की, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज थी या फिर स्टील इंडस्ट्रीज थी, उनको डेवलप किया ता जो कि ब्रिटेन के लेवल तक वो पहुंच पाए। तो इसी वजह से जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो ब्रिटेन के बारे में तो पता ही, जैसे इंडिया से कितना एक्सपोर्ट जाता था, कितनी वुड जाती थी, कितना कॉटन जाता था, वहीं पर वो कपड़े बनाते थे, फिर दोबारा इंडिया में बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। तो आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की है कि उनके जो रूल्स हैं वो भी ये अलाउ करते हैं कि हर एक कंट्री जो है, जो उनकी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो उनको वो प्रोटेक्ट करें। सो यहाँ पर इन्फेंट इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर या एप्स की इंडस्ट्रीज नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जो छोटे पैमाने पर इंडिया में डेवलप हो रही है, लेकिन जब कोई बड़ा गिगांट इंडिया में आता है तो उसको कुचल के रख देता है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट इंडियन थी, ठीक है, इंडिया में डेवलप हुई, ठीक है, स्नैपडील इंडिया में डेवलप हुई, लेकिन अभी जो मोनोपोली रह गई है सिर्फ अमेजोन की रह गई है, ठीक है, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी जो है वो अभी इंडियन कंपनी नहीं रही है, उसको किसने खरीद लिया, वॉलमार्ट ने, ठीक है। तो अभी भी बड़े पैमाने पर इंडिया में अमेजोन काम कर रहा है, हालांकि फ्लिपकार्ट भी कर रहा है, लेकिन उसका जो शेयर है अब किसके पास है, फॉरेन कंपनीज के पास, इंडिया का जो कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फ्लिपकार्ट जो है इंडियन कंपनी है। तो वैसे ही जो हिंदुस्तान लीवर्स जो प्रोडक्ट बनाती है, तो कहने का तो नाम हिंदुस्तान लीवर है, लेकिन वो अभी बेच दी गई है फॉरेन नेशनल्स के हाथों, ठीक है। तो अभी वो फॉरेन कंपनी है, लेकिन नाम है हिंदुस्तान लीवर, ठीक है। तो जो भी पैसा जाता है सीधा उन्हीं के पास जो है पहुंचता है, जो भी रेवेन्यू कमाते हैं, ठीक है। सो चाइना ने भी अपनी कंट्री में फेसबुक और गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को बैन कर दिया था, नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देखे कि नेशनल सिक्योरिटी जो है उनकी खराब होती है, ठीक है, उनको धक्का पहुंचता है अगर हम इन्हीं ऐप्स को अलाउ करें चाइना में चलने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि स्पेस मिल गया उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है, उनको बूम मिल गया, वो डेवलप कर गई। तो आज की डेट में देखो जितने भी यूएसए ने प्रोडक्ट बनाए, जैसे व्हाट्सएप बनाया या फेसबुक बनाया, तो चाइना ने उसका राइवल क्रिएट कर दिया चाइना में, ठीक है। तो चाइना में जितने भी राइवल क्रिएट किए उनकी पूरी डिमांड है चाइना में, ठीक है। तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चाइना ने अपनी जो है ग्लोबल मार्केट बना ली उसके हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात की गई है कि इट क्विकली क्रिएटेड गिगांट इंटरनेट कंपनीज दैट कुड कम्पीट विद अर्ली ग्लोबल मार्केट लीडर्स। तो अगर इंडिया में भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो बेसिक इंडस्ट्री है, अगर फेसबुक को कोई टक्कर देने की हम यहाँ पर इंडिया में कोई ऐप डेवलप करते हैं, तो उसको मौका दे डेवलप होने का, तो आने वाले समय में वो भी कम्पीट कर सकते हैं फेसबुक या गूगल को, ठीक है। हम मौका ही नहीं दे रहे, उसके भी वेरियस रीजन है कि हम एक तरह के जो है फ्रेंडशिप बनाकर रखना चाहते हैं यूएस के साथ, इसलिए हम अपना मार्केट यूएस को दे देते हैं, चाहे फेसबुक को दे दिया, चाहे गूगल को दे दिया, चाहे एप्पल को दे दिया, अमेजोन को दे दिया, उनको अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में आके अपना व्यापार करिए। लेकिन उनके मुकाबले हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर रहे। उसका बेसिक रीजन यही है कि हम यूएस के साथ अपने रिलेशन ना बिगाड़ें, ठीक है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है टिकटॉक को बैन करने का और जो चाइनीज ऐप्स उनको बैन करने का, उसने एक स्पेस दे दी है इंडियन कॉम्पिटिटर्स को, जैसे चिंगारी और मित्रों ऐप की बात की गई है कि वो अपना ग्रोथ करें, ठीक है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल है, ठीक है, अगर वो टिकटॉक को खरीद लेता है सिक्योरिटी आर्गूमेंट करके, ठीक है, सो इससे जो है हमारी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको फिर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो इंडियन कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि इन ऐप्स के ऊपर बैन रखा जाए, बेशक गूगल उसको टिकटॉक को खरीद भी ले, ठीक है, इसके बावजूद जो है इसके ऊपर बैन चलता रहे एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, कम से कम 5 साल तक बैन चलाओ, ता जो कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है जो कि टिकटॉक को कम्पीट कर सके फॉर एग्जांपल, तो वो आगे बढ़े, अपना नेटवर्क इफेक्ट जो है उसको एक्सपेंड करें। सो 5 साल के बाद फिर जो है आप ग्लोबल कंपटीशन के लिए जो है अलाउ कर दो टिकटॉक को कि हाँ भी वो इंडिया में आके अपना स्पेस बनाए। तो यहाँ पर जो है बात की गई है कि इश्यूज बहुत कम्प्लेक्स है। यहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, नेटवर्क इंड्यूस्ड मोनोपोलीज, उसके बाद इन्फेंट इंडस्ट्री प्रमोशन, इन सबको हमने लेकर चलना है, इनको सबको समझ के चलना है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन की बात की गई, कंपटीशन के फेवर में हमें बात करनी चाहिए, ना कि हमें किसी के डर से आगे बढ़ना चाहिए। एंड लास्ट में बोला है क्लियरली मैनी कॉम्पिटिटिव इंडियन कंपनीज कुड बी क्रिएटेड, लेट द वाइडर इश्यूज बी डिबेटेड इन डेप्थ। बहुत सारी नई कंपनीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर जो है कंपटीशन दे
और हमें इन इश्यूज को बड़ी गहराई से सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा, फिर लागू करना होगा। ठीक है, तो वैसे भी इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया है, सॉफ्टवेयर हब है, IT हब है बेंगलुरु में। ठीक है, तो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर बनते भी हैं वो इंडियंस ही हैं जो जनरेट करते हैं US में जाके। तो ये था आर्टिकल जो थी हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के बारे में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं उसके बारे में। सो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट आर्टिकल को। ये जो आर्टिकल है ये है बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज किया गया है, टेक्निकल राइट ऑफ पैसेज। ओके, तो यहाँ पर बैंक्स की अगर बात करें तो राइट ऑफ का मतलब क्या है। ओके, तो बेसिकली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जो बैड लोन्स हैं। ठीक है, और राइट ऑफ है इसका जो मतलब बैड डेप्ट या फिर बैड लोन, मतलब कि बैड लोन या बैड डेट वो होते हैं कि जिसके हिसाब से अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, लेकिन वो लोन अपनी समय जो तय सीमा थी उसके हिसाब से वापस वो जो है नहीं कवर कर पाया बैंक। ठीक है, कहने का मतलब कि जो लोन किसी को प्रोवाइड किया था अब वो लोन जो है बैंक वापस नहीं ले पाया, जिसकी वजह से ऐसे लोन्स जो है इनको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है घोषित कर दिया जाता है बैंक्स की तरफ से। ओके, तो इसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है, कि जिस समय तक पैसे वापस करने थे वो लिमिट खत्म हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की मोहलत देते हैं या साल की मोहलत देते हैं कि आप जो है अपने एसेट्स जो है वापस करें बैंक्स को। ठीक है, तो अगर इन ड्यूरेशन के अंदर जो है पैसे वापस नहीं करता कोई भी कस्टमर जिसने लोन लिया है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये सारे के सारे जो लोन है उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अदर टर्म्स में इनको हम राइट ऑफ बोलते हैं, टेक्निकल राइट ऑफ बोलते हैं, या फिर बैड लोन बोलते हैं, या फिर बैड डेट बोलते हैं। तो ये फिर सारा का जो बैड डेट है ये बैंक्स के ऊपर जो है डेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अभी भी इस समय में जो है 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास जो है ये बैड लोन्स जो है हो चुके हैं पूरी इकोनॉमी में बैंक्स के ऊपर। तो यही एक बेसिक रीजन है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो बहुत सारे बैंक्स हैं उनको आपस में मर्ज किया जा रहा है। जैसे पहले SBI की बहुत सारी ब्रांचेस थी, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तो ऐसी ही और भी बहुत सारी ब्रांचेस थी जिनको मर्ज करके एक SBI बना दिया। ठीक है, उसका रीजन यही था कि जो बैड लोन्स हैं इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, इसको किसी ना किसी तरह से हमने टैकल करना है। देखो ऐसे ही अगर सारे बैंक्स लोन देते जाएंगे, ठीक है, और जो सारे के सारे जो लोन दे रहे हैं उसमें मोर देन 50% जो लोन है वो बैड डेट घोषित हो जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, बैंक्स दिवालिया होने के कगार पर जो है पहुंच जाएंगे। तो बैंक्स जो है दिवालिया ना हो इसलिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सभी बैंक्स को मर्ज करना शुरू कर देती है ताकि जो टोटल एसेट्स है बैंक्स का, ठीक है, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए और जो आने वाले साल हैं वो पास हो जाएं आसानी से, और जो बैंक है उसमें जो लिक्विडिटी सर्कुलेशन चलता पाए पैसों का वो खत्म ना हो, रुके ना। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे रिसेंटली एक केस आया था येस बैंक का। ठीक है, येस बैंक में लॉकडाउन के चलते ये केस आया था कि लोग जो थे लाइनों में लगे हुए थे, डरे हुए थे कि हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो येस बैंक था उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि जितनी लिक्विडिटी उसके पास थी, पैसा था, सारा खत्म हो गया है। ठीक है, अब उसके पास जो है अपने कस्टमर्स को देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, बैड लोन्स के चलते। ठीक है, जो लोन्स प्रोवाइड किए गए थे प्रोवाइड बैंक्स की तरफ से वापस नहीं आ पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात और समझने की बात है कि अगर बैंक्स किसी को लोन देते हैं तो उसके बदले में उससे कोलैटरल भी लेते हैं, एसेट्स भी लेते हैं। ठीक है, तो उसका वो क्या करते हैं इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल में यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है, ठीक है, ये जो आर्टिकल लिखा है ये भी SBI के ही कर्मचारी हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि बहुत सारी अमाउंट जो है लोन्स की वो रिटर्न ऑफ हो चुकी है, मतलब बैड लोन्स घोषित हो चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर एक विचारधारा बनाई गई है कि जो रिकवरी है बहुत कम है और जो बैड डेट है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ये गलत बात है। ठीक है, ये मिसरिप्रेजेंटेटेड है। अभी जो समय चल रहा है यहाँ पर जो है बैंक्स जो है वो रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारा पैसा जो है ऑलरेडी वो रिकवर कर चुके हैं। तो ऐसी यहाँ पर बात बोली जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे राइट ऑफ जैसे वर्ड्स यूज करते हो कि मतलब बैंक्स जो है वो
बैड लोन घोषित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है घोषित हो रहे हैं, तो आप एक धुंधलापन दिखा रहे हो बैंक्स की छवि का लोगों को, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो आगे बात की गई है कि जो टोटल क्वांटम है बैंकिंग एसेट्स का, ठीक है, उसमें से जो बैड लोन घोषित हुए हैं, ठीक है, उनको हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा और बात की गई है नेट एनपीए, मतलब ओवरऑल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बने हैं, ठीक है, उनका टोटल निकालें तो नेट एनपीए हो गया, ठीक है। तो उसको हम जीएनपीए से भी कवर करके चलते हैं अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है। तो आगे यहाँ पर ये बात बोली गई है कि हर एक बैंक जो है क्वार्टरली रिजल्ट देता है अपने अपने, तो उनके ऊपर हमें जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट्स जो है बैंक्स के आ रहे हैं, ठीक है। सो हर क्वार्टरली मीन्स कि हर 3 महीने बाद नई रिपोर्ट बैंक्स देते हैं कि कितना बैड लोन रह गया है, कितने का जो है एसेट्स टोटल किसी फलाने बैंक के पास है। जैसे मैं अगर एसबीआई की बात करूं तो 17 से 18 लाख करोड़ का एसेट्स है पूरे एसबीआई का, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक का भी 15 से 16 लाख करोड़ एसेट्स हो गए हैं, क्योंकि रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक में भी जो है 3-4 बैंक को जो है मर्ज किया गया, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, उसको पंजाब नेशनल बैंक में अभी मर्ज कर दिया गया है, ताकि जो कि लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, पैसे की सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सके, एसेट्स को बढ़ाया जा सके। जितना बड़ा एसेट होगा उतना ही उसके डूबने के चांसेस कम है, उतना ही उस बैंक के दिवालिया होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, इसलिए सरकार मर्ज करती है। आगे यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैंक की बैलेंस शीट, ठीक है, हमेशा होता क्या है, जब भी एनपीएस घोषित हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ बैड लोन्स घोषित हो जाते हैं, तो तब जो है बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाती है, ठीक है, और इसको सही करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर बात की गई है कि क्वांटम ऑफ एनपीए कैटेगरीज दैट आर फुली प्रोविजन फॉर आर टेकन ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट एंड पार्क्ड इन द एडवांस्ड अंडर कलेक्शन अकाउंट AUCA। तो AUCA जो अकाउंट है, इसमें इसको अलग कैटेगरी में जो है रखा जाता है, जो एनपीएस घोषित हो जाते हैं बैंक्स में, और इनको फिर जो है घोषित कर दिया जाता है टेक्निकल राइट ऑफ, ठीक है। ये जो टर्म टेक्निकल राइट ऑफ यूज करते हैं बैंकर्स, ये टर्म मिली है आरबीआई ने 2001 में एक सर्कुलर निकाला था, ठीक है, एसेट्स के ऊपर, एसेट्स की रिकॉग्निशन के ऊपर, कि कौन से एसेट को आप क्या कह के बुला सकते हैं, तो वहां से ये टर्म ली गई है टेक्निकल राइट ऑफ। इसका कहने का मतलब यही है कि बैड लोन्स, ठीक है, या बैड डेट। सो आगे बात की गई कि इंटरेस्टिंगली ये जो राइट ऑफ्स का जो एक प्रबलता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, और भी जो फॉरेन नेशनल्स है, बाहर की कंट्रीज है, वहां पर भी ऐसा राइट ऑफ का प्रोविजन चल रहा है, ठीक है, जहां पर जो लोन्स को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्पेशली यूरोपियन यूनियन की बात की गई है, ठीक है, यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये जो है कोई भी मैंडेटरी कोई राइट ऑफ रूल्स जो है एनपीए के बारे में प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन और सोल्वेनिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जुरिस्डिक्शंस जो है सरकार के द्वारा दी गई हैं कि हमने कुछ लोकल गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमने एनपीएस को जो है कैसे टैकल करके चलना है। तो इंडिया की यहाँ पर आगे बात की गई है कि इंडिया, अगर हम ये बोले कि यूएस का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो यूएस में क्या होता है, अगर कोई लोन एनपीए घोषित होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो उसके बदले में जो कोलैटरल उनके पास होता है कस्टमर का, तो उसके लिए वो मार्केट ढूंढ लेते हैं और उस मार्केट में उसकी नीलामी करके, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो बैड लोन है उसको वापस वो जो है सही अमाउंट जो है दोबारा से वो बना लेते हैं, बैड लोन से गुड लोन बना लेते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मार्जिन उनको मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिलती, थोड़ी कम मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है ज़्यादा मिल जाती है। तो इस तरह की सिचुएशंस जो है यूएस में होती हैं, क्योंकि यूएस एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा ही खत्म है, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्टिक के अकॉर्डिंग ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कोलैटरल्स लिए जाते हैं, ठीक है। लोन प्रोवाइड करने के हेतु जब किसी को लोन देना होता है, कोलैटरल्स लिए जाते हैं, एसेट्स लिए जाते हैं। सो कोलैटरल्स या एसेट्स, इसका मतलब होता है कि अगर किसी को लोन देना है, उसके बदले में बैंक जो है उनके कोई ज़मीनी कागजात या घर के कागजात वो गिरवी रखवाता है। तो ता जो कि अगर आने वाले समय में फलाना बंदा कोई भी लोन ना चुका पाए, तो उसके कोलैटरल्स को यूज़ करके वो आगे दोबारा से वो जो पैसा रिकवर कर ले। लेकिन इंडिया के केस में जो है मार्केट से मिसिंग है, ठीक है। मतलब सपोज करो अगर नीलामी करनी है किसी चीज़ की, तो नीलामी अच्छे से हो ही नहीं पाती, कोई खरीदने कोई नहीं आता,
ठीक है। अगर कोई खरीदने को आता है तो उसका जो वैल्यू लगनी चाहिए वो नहीं मिलती, जिससे कि बैंक्स जो है प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और जो पैसा रिकवर करना होता है वो रिकवर नहीं हो पाता। अभी जो रिकवरी चल रही है वो इसी मेथड से ही चल रही है, ठीक है। आगे यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि हमने रिकवर किया है पैसा, उसमें मेजरली यही मेथड यूज किया गया है कि मार्केट्स में उनको नीलाम किया जाता है जो एसेट्स हैं कस्टमर के, ठीक है। यहाँ पर और बात की गई है टैक्स रेजीम्स की, कि जो राइट ऑफ्स हैं आल्सो टेंड टू बी लिंक टू टैक्स रेजीम्स, ठीक है। उनके टैक्स रेजीम्स के साथ भी इनको लिंक किया जा रहा है, ठीक है। जो कि जितने भी कंट्री में, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम जो है स्टेम ना कर सके प्रूडेंशियल एंड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स अलोन, ठीक है। प्रूडेंशियल और अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम उनको आगे बढ़ के ना चलें, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में अगर कोई भी लोन जो है बैड लोन घोषित होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो बैंक्स हैं उनको एक टैक्स ब्रेक मिलता है जो भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। सो टैक्स की एक सहूलत उनको मिलती है, यहाँ पर ये बात बोली गई है ऑथर की तरफ से। सो आगे बात की गई है कि टिपिकल एडवांटेजेस क्या होंगी टेक्निकल राइट ऑफ की अगर हम बात करें। तो पहले यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हम AOCA के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको जो है हम प्रोवाइड करते हैं, ऐड करते हैं जो है बैलेंस शीट्स है GNPA की, ठीक है, उसमें तो इससे क्या होगा कि जो काउंटिंग होती है अमाउंट की वो डबल हो जाएगी, ठीक है। पहले एक बार GNPA में हमने वो जो लोन था उसको काउंट कर लिया, उसके बाद जो AUC है उसके अंदर भी उसको काउंट कर लिया, तो ये डबल हो जाएगी, जिससे कि कोई बेनिफिट देखने वाला नहीं है आने वाले समय में, ना GNPA में ना ही जो AOCA है, ठीक है, और ना ही जो रिकवरी होगी उसके मामले में। दूसरी बात यहाँ पर RBI बोल रहा है कि जो टेक्निकल राइट ऑफ है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो लोन्स, ठीक है, जो है रिटर्न ऑफ किए गए हैं, जो बुक्स हैं हेड ऑफिस में या फिर ब्रांचेस में किसी भी बैंक के, तो इसमें जो है रिकवरी जिसमें नहीं की गई हो, ठीक है, तो रिटर्न ऑफ का मतलब है टेक्निकली रिटर्न ऑफ का कि वैसे तो वो बैंक्स की हेड ब्रांचेस या ब्रांचेस में जो है वो दर्ज है उसके बारे में, लेकिन उसकी कोई रिकवरी नहीं की गई, ठीक है। अगर रिकवर हो गया एक बार, ठीक है, तो जितनी भी प्रोविजंस हैं लोन्स के बारे में, ठीक है, उसके हिसाब से जो है दोबारा से वो फ्लो बैक में चला जाएगा, सर्कुलेशन में चला जाएगा वो पैसा, और जो है उस हिसाब से बैंक्स अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकालेंगे हर क्वार्टर में, ठीक है, या हर 3 महीने बाद। यहाँ पर जो है बात की गई है कि अगर ऐसा होता है कि जो रिकवरी है राइट ऑफ से, ठीक है, उसको हम मैप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल है कि रिकवरी एंड राइट ऑफ शुड बी आउटस्टैंडिंग ओवर द ईयर और कैरिड ओवर, ठीक है, कि आने वाले समय में, ठीक है, जो है जहाँ अभी अगर जो समय चल रहा है वहां पर रिकवरी और राइट ऑफ दोनों को हमें जो है एक साथ टैकल करके चलना है, और आउटस्टैंडिंग रिकवरी भी हो रही है, ठीक है, लेकिन साथ में साथ जो राइट ऑफ भी है वो भी हो रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर बात बोली गई है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड घोषित किया, लागू किया है 2016 में, तब से जो है सिचुएशन जो है चेंज होनी शुरू हो गई है। अभी जो रिकवरी रेट है, ठीक है, वो 45% तक चला गया है, ठीक है, सो विच वाज मिनिमल ड्यूरिंग द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो इससे पहले एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था सरकार की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जो बैड लोन्स हो गए हैं उनको रिकवर किया जाए, तो ये इस अदारे का काम था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का। लेकिन अभी इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के पास चली गई है, ठीक है। तो इसी कोड के तहत जो है IBB बनाए, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाए, ठीक है। तो अब वो जो है देख रहा है किस तरीके से हम जो है रिकवरी कर सकते हैं। तो मुझे आप बताइए IBC के बारे में, ठीक है, कब बनाया गया, ठीक है, और कौन इसके चेयरमैन है, किसके अंडर जो है, किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है काम कर रहा है, इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो आगे डिस्कस करते हैं इसी आर्टिकल। सो IBC क्या कर रहा है, ठीक है, एक तरह का ग्रेट एनेबलर है बैंक्स के लिए, जो कि उनके पैसे वापस दिला रहा है, ठीक है, जहाँ किसी ना किसी से तरीके से कोई नया सोल्यूशन लेकर आ रहा है कि टाइम बाउंड जो मतलब एक टाइम के हद में रहकर जो है वो सारा का सारा जो भी काम है IBC अपना करके दे रहा है, रिकवरी करके दे रहा है बैंक्स को। तो बिग एक्सपोजर जो है बैंक्स को प्रोवाइड करवा रहा है। तो कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है अलग अलग मोड्स की हम रिकवरी कैसे कर सके। फॉर एग्जाम्पल वन टाइम सेटलमेंट की यहाँ पर बात की गई है कि एक ही बार में सेटलमेंट कर लो, जितना पैसा आप दे सकते हो, ठीक है, जितना पैसा देने की हालात में दो और काम खत्म करो। और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, बैंक्स और जो कस्टमर हैं जिस भी सिचुएशन में जैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं करो और बात को खत्म करो, ठीक है। जितना भी पैसा बैंक के पास आता है रिकवरी के तौर पर वो लो और बात खत्म करो, ठीक है। अभी जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब भी गवर्नमेंट ने बोला था कि जैसे जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, तो वो
मतलब कहने का जो कि जितने उन्होंने पैसे जैसे बनते हैं, जैसे सैलरी पैकेज है या किसी भी तरह से जितने पैसे कमाए, अगर उससे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इनकम निकलती है तो उस पैसे को भी आप जमा करवाएं, लेकिन उसमें से जो है काफ़ी परसेंट जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और कुछ परसेंट आप रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है नए मोड्स निकाले गए हैं आईबीसी की तरफ से, ताकि जो कि रिकवरी है जल्दी से जल्दी हो सके। उसके बाद जो है और एनालिसिस किया गया है जो टॉप 20 AUCA की जो रिकवरीज हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बताया गया है उसमें 90% से ज़्यादा रिकवरीज जो है वो अप्रैल 2017 के अकॉर्डिंग जो है हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो आगे की रहने वाली है, आगे चल रही है, रिकवरी हो रही है। ठीक है, सो एनी टाइम सीरीज प्लॉट ऑफ रिकवरीज एंड राइट ऑफ्स विल ऑलवेज शो ए डिस्टॉर्टेड पिक्चर इन ईयर प्रायर टू 2017। अगर आप 2017 से पहले की बात करोगे तब सही पिक्चर नहीं थी, लेकिन अभी जो है रिकवरी के मामले में SBI जो है वो भी आगे तरक्की कर रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में और भी जो है बड़ी तरीके से आगे बढ़ेगा। आगे बात की गई है कि रिसेंटली जो फर्स्ट क्वार्टर है फिस्कल ईयर 2021 का, उसका जो रिजल्ट आया है उसमें जो SBI ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है GNP और AUC की जो मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उस डाटा के अकॉर्डिंग जो AUCA का लेवल है, ठीक है, तो उसमें जो फिस्कल ईयर 2018 है तो वो था 1,04,226 करोड़। ठीक है, तो बैंक ने रिकवर कर लिया था उसमें से 74,899 करोड़ फिस्कल ईयर 2019 से फिस्कल ईयर 2020 के बीच में। सो 2018 में कितना जो डेट था, बैड लोन थे, उसमें से आपने देख लिया कितना कवर कर चुके हैं 2020 तक। ओके, ये जो रिकवरी हुई है ये हुई है AUCA और NPA अकाउंट्स, ओके, जिनको कि समय लगा है कम से कम 2 या 3 साल रिकवरी करते करते। सो इट वुड बी फेयर टू अज्यूम दैट बैंक हैज बीन ए मिशन मोड एज फार एज रिकवरी इज कंसर्न। सो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं कि वो काम कर रहे हैं, रिकवरी मोड में चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो रिकवर कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि बार बार जो है कैपिटल इन्फ्यूजन करती रहे, मतलब कि इन बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ह्यूज अमाउंट जो है प्रोवाइड करते रहे। लेकिन अगर मैं आपको हिंट दूँ तो पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में, ठीक है, सरकार ने बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट जो है बैंक्स के ऊपर की है, उनको पैसा प्रोवाइड किया है ताकि जो कि बैंक्स जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, सो 2.5 से 3 लाख करोड़, ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, ताकि जो कि बैंक्स जो है वो कोलैप्स ना करें, उनके पास जो फंड्स हैं उनकी कमी ना हो। ठीक है, लेकिन ये बार बार करेंगे तो वो सही नहीं होगा। बैंक्स को खुद अपनी हालत सुधारनी होगी। जितना पैसा वो लोन के रूप में दे रहे हैं उसको उस तरीके से दें, ठीक है, ताकि जो कि वो लोन वापस आ सके उनके पास। सो आगे बात की गई है कि मतलब फालतू की डिबेट्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस निकाले जाएं, ताकि जो कि जो कोर्ट है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जब होती हैं किसी भी बैड लोन या किसी भी इशू के बारे में, तो वहाँ पर कम से कम टाइम लगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि जो ऑलरेडी, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय करो ताकि जो कि जो टैक्स के केसेस में जो पेंडेंसी रहती है उसको रिड्यूस किया जाए। मतलब कि टैक्स अगर टाइम पे सरकार के पास पहुंचेगा, ठीक है, तो तभी सरकार आगे फंड्स यूज कर सकती है। ठीक है, तो उसका टैक्सेस से भी जो है बैंक्स को फायदा होता है। ठीक है, रेवेन्यू आता है, उसका पैसा भी उनके पास पहुंचता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो उसको सप्लीमेंट करना चाहिए जो डेट रिकवरी टीम्स हैं, ठीक है, फ्रॉम लार्ज बैंक्स हैविंग द राइट स्किल एंड एक्सपर्टाइज शुड आल्सो बी रैम्प्ड अप। ठीक है, अच्छे जो स्किल वाले बंदे हैं उनको आगे लाना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्किल जो है प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये रैम्प अप हो सके। सो दिस विल सिग्निफिकेंटली प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एनहांस रिकवरी। तो वैल्यू भी बढ़ेगी एसेट्स की और जो रिकवरी है उसमें भी जो है बढ़ोतरी आने वाले समय में मिल सकती है अगर हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लीमेंट करें, साथ में लेकर चलें, उसको और इम्प्रूव करें। तो सो इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू गिव sufficient time to IBC to evolve. So इंस्टॉलमेंट्स एंड बैंक्रप्सी कोड, इसको भी सफिशिएंट टाइम दो कि आप पूरी इवॉल्वमेंट दें अपनी इस पूरे प्रोसीजर में, ताकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो। ठीक है, आने वाले समय में जो है बैड लोन्स या फिर NPS है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, ये कम से कम निकलें, ताकि जो कि इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर जो है वो अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से आगे बढ़े। किसी तरह का जो कर्जा है आने वाले समय में बैंक्स के ऊपर ना बने, किसी तरह का
बुरा दबाव जो है वो ना बने, आने वाली सिचुएशन में ऐसा ना हो कि बैंक्स जो हैं वो दिवालिया हो जाएं, जहां बैंक्स जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएं, या फिर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि जितने बैंक्स हैं उनको सभी को मर्ज करके एक ही बैंक बनाना पड़े। ठीक है, तो ये भी गलत बात है। अभी गवर्नमेंट जो है अभी डिसीजन लेने जा रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, उन सभी को मर्ज करके सिर्फ 5 बैंक्स रहेंगे इंडिया में, बाकी सबको जो है एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी दिक्कत आती है जब कोई खराब बैंक को किसी अच्छे भले चलते बैंक के साथ मर्ज करते हैं, तब जो अच्छे वाला बैंक चल रहा है उसको भी जो है दिक्कत आती है, वो भी डिक्लाइन शो करता है। तो ये सभी सिचुएशंस को देख के चलना होगा। यहाँ पर जो यूएस बैंक्रप्सी कोड है, ठीक है, उसका उनका जो लॉ है, तो यहाँ पर बात की गई कि सन 1800 में पहली बार उसको इनिशिएट किया गया था। अभी 220 साल हो गए हैं, ठीक है, तो अभी वो बहुत सारे ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से वो गुजर चुका है। सो इन द फ्यूचर अंडर IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9 banks will be mandated for write-offs if there are no reasonable prospects of recovery. So it would be interesting to see how one deals with such a development then. So यहाँ पर जो IFRS की रिपोर्ट आई है उसमें बोला है कि 9 बैंक जो ऐसे हैं जो पूरी तरह से दिवालिया हो जाएंगे आने वाले समय में, अगर सही समय में उन्होंने अपनी जो रिकवरी है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वही हाल हो जाएगा जो येस बैंक का हुआ। ठीक है, इसके अलावा और जो पुराने बैंक थे, ठीक है, जो दिवालिया हुए हैं, ठीक है, जैसे यूएस में 2008 में हाल हुआ था बैंक्स का, ठीक है, बड़ी तादाद में बैंक्स दिवालिया हो गए थे, ठीक है, लोन्स वापस नहीं ले पाए, ठीक है, वहां पर भी प्रॉब्लम आ गई थी कि जो कोलेटरल थे, ठीक है, वो भी नहीं बिके उनके, तो जो बैंक्स थे वो दिवालिया हो गए। तो ऐसी सिचुएशन को हम फेस ना करें तो इसके लिए अच्छा यही है पहले से ही जो प्रॉपर क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको लेकर चलें, इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़ें, और एक अच्छी इमेज जो है हम अपनी बैंकिंग सेक्टर की वो अपने लोगों, देश के लोगों के सामने बनाएं, ताकि कि लोगों का ट्रस्ट और मजबूत हो बैंकिंग सेक्टर की, और वो अपना पैसा बैंक्स में रखें और ये समझें कि उनका पैसा जो है बैंक्स में सेफ है। तो येस बैंक जैसी सिचुएशन ना पैदा हो कि लोगों के मन में डर पैदा हो जाए कि उनका पैसा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा डर बन गया तो आने वाले समय में कोई भी अपना पैसा बैंक में नहीं रखेगा, वो इन्वेस्ट कर देगा या तो प्रॉपर्टी में या फिर किसी और सेक्टर में, ठीक है, या फिर घर में पैसा रखेगा। तो अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है कोलैप्स हो सकता है। सो धन्यवाद, ये था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपको पार्ट सेकंड समझ आया होगा। तो पार्ट सेकंड थोड़ा लेंथी होता है इसलिए कि यहाँ पर थोड़े आर्टिकल्स बड़े होते हैं, डिटेलिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कोशिश कीजिए इसको लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ठीक है, और जो मैं बातें बोलता हूँ, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि कि आपकी नॉलेज में जो है एनहांसमेंट आए, आगे बढ़े, ठीक है, और एक आदत जो है आपके अंदर डेवलप हो कि कैसे एडिटोरियल्स को हम पढ़ते हैं, कैसे समझना है, ठीक है, और क्या क्या बातें जो हैं हमने ध्यान में रखनी है। सो डेली की रूटीन जब आपकी बन जाएगी एडिटोरियल्स को सुनने की, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने बातें लिखी है ना, वो सारी की सारी आपके ऊपर लागू होंगी, ठीक है। आप अपने आप को एक एक्टिवली जो है पर्सन महसूस करेंगे। जो मैंने 9 बातें लिखी हैं वो सारे गुण जो है आपके अंदर धीरे धीरे जो है डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को सुनने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हर एक बच्चे के पास पहुँचे, ठीक है, हर एक इंसान के पास पहुँचे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।